In what way does a tight rope walker's pole increase stability? Carrying a pole help the walker increase their rotational inertia, which aid in maintaining stability while walking over the narrow rope. The pole also add to more weight below the center of gravity of the walker, which is the another bonus for maintaining the balance. देखिए, पोल की मदद से जो है वो रोटेशनल इनर्शिया को बढ़ाता है और तार को वो रस्सी को रोटेट होने से बचाता है, और पोल जो है ना उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बिल्कुल नीचे की तरफ रखता है और वायर पे दोनों साइड तवाज़ुन में रखता है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ उस पर चल सकता है। तो पोल के मदद से दो काम होता है, एक तो वो रोटेशनल इनर्शिया बढ़ जाती है वायर का, और दूसरा ये होता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल नीचे की तरफ होता है और इसके साथ साथ जो है दोनों साइड जो है रोटेशन मूवमेंट जो है दोनों साइड बराबर होता है, इससे वो आसानी के साथ वॉक कर सकता है। टेबल पर रखे हुए एक ब्लॉक में कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं इनको हम देखते हैं। देखिए, ब्लॉक अपना वेट टेबल पर डाल रहा है और वो नीचे की तरफ, यानी कि रोटेशनल फोर्स है। फोर्स हमेशा कपल की सूरत में होते हैं, जोड़े की सूरत में होते हैं, लिहाजा एक ओपोजिंग फोर्स भी होगा जो कि नॉर्मल फोर्स है, जो एफ से है, एफ एन से नॉर्मल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वेट है वो नीचे की तरफ है, जिस पे दो है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे ये है कि नेट फोर्सेस ज़ीरो होने चाहिए। तो एफ जी इक्वल टू एफ एन है, दोनों एक ही लाइन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, a condition in which all forces acting on the body are balanced, causing the body to remain at rest। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर तमाम नेट फोर्सेस जो हैं ज़ीरो होंगे, तमाम फोर्सेस का नेट रिजल्ट जो होगा ज़ीरो होगा, यानी कि ऊपर से जितनी फोर्सेस नीचे की तरफ अमल कर रही हैं उतनी नीचे से ऊपर की तरफ अमल करेंगी। इसी तरह से अगर उस पर कोई फोर्स राइट से अमल कर रहा है तो उतनी फोर्स पे लेफ्ट से अमल कर रही होगी। देयर आर फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिंग। Let us consider the net result of these forces. Force 1 and force 2 are on the x-axis and in opposite direction and in equal magnitude, with equal magnitude. Similarly, the force 3 and force 4 on y-axis but in opposite direction. Force 3 is acting on y positive and force 4 is acting on the y negative in opposite direction and with equal quantity. So the net result on the ring will be 0. Let us calculate the net result according to first Newton's law. According to Newton's law, F बराबर ma. तो नेट रिजल्ट इज़ ज़ीरो बिकॉज नेट रिजल्ट ऑफ F1, F2, F3, F4 आर इज़ ज़ीरो। F1 and F2 are in opposite direction and in equal quantity, in equal magnitude. So F1, F2 cancel each other. Similarly, F3, F4 are equal but in opposite direction, so they also cancel each other. Therefore, net result of summation of F equal to ma is 0. Therefore, condition for static equilibrium is the body must be in translational equilibrium or the body does not acceleration along any line. If the acceleration is 0, then the resultant of the force acting on the body is also 0. Static equilibrium में कोई acceleration नहीं होता, और चूँकि acceleration नहीं होता तो net effect of all forces भी 0 होते हैं। अब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे।
the first condition of equilibrium. If the sum of all forces concurrently on a body is equal to 0, then the body must be in static equilibrium. Mathematically, summation of F is equal to F net F is 0, then summation of Fx is 0 and summation of Fy is also 0. तो ये है कि अगर किसी बॉडी पे जितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, जितनी ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, इनका टोटल नेट इफेक्ट यानी टोटल नेट फोर्सेस ज़ीरो होगा एफ एक्सिस पे जितनी फोर्सेस कर रही हैं उनका ज़ीरो होगा, यानी समेशन ऑफ एफ एक्स ज़ीरो होगा। इसी तो वाई एक्सिस पे जितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं तो समेशन ऑफ एफ वाई भी ज़ीरो होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे एक फानूस है जिसका मास है 3 kg और ये किस तरह बैलेंस है जो है, क्योंकि इसका वेट तो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, तो ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स अमल कर रही इसको हम देखेंगे इस पर और कैलकुलेट करेंगे। द chandelier हैज़ अ मास ऑफ 3 kg। व्हाट इज़ द टेंशन इन द कोर? देखिए इस पर देयर आर 2 फोर्सेस। टेंशन इज in upward direction and gravitational force due to the weight of the chandelier is in the downward. So we have to calculate the total resultant of the force. Free body diagram. Given mass is 3 kg. Find the tension. Mass is acting on the downward and tension is acting on upward direction. Total force summation must be 0 if the body is in equilibrium. Total Fx is 0 because there is no force on y-axis. Weight and mass of the body acting in downward direction and an opposite force, that is tension, is acting on upward direction. So summation of Fy is equal to T minus W is 0. W is mg. T minus mg equal to 0. Then T will be equal to mg, and we put the value of m is 3 and value of g is 9.8. So T is equal to 29.4. T is 29.4, and this must be equal to the weight of the chandelier. देखिए अब यहाँ पे जो फानूस का मास है वो 3 kg है, तो वेट हो जाएगा इसका 29.4। तो इसका हम समेशन ऑफ एफ मालूम करेंगे तो वो तो 0 है, उसको 0 होना चाहिए मस। देखिए वाई एक्सेस में तो कोई फोर्स अमल नहीं करी ना, तो समेशन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा 0। अब समेशन ऑफ एफ वाई की बात करेंगे तो समेशन ऑफ एफ वाई पे वाई एक्सेस पे 2 फोर्स अमल कर रही हैं। एक तो फानूस का है जो नीचे की तरफ है और एक इसका टेंशन है, इसका रिजल्टेंट फोर्स, इसका अपोजिंग फोर्स है, इसका अपोजिंग फोर्स है जो है वो टी टेंशन। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो टी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा mg, तो टी माइनस mg इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू mg, तो m हो जाएगा 3 और g हो जाएगा 9.8, तो इनका समेशन हो जाएगा 29.4। तो t हो गया 29.4। तो अपवर्ड भी 29.4 से, डाउनवर्ड भी 29.4 से, तभी जिसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम रखने के लिए कुछ शराइत हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं बाय 2 फोर्सेस, द 2 फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, लीनियर और इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। अगर 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए और इनका डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, लीनियर हो और इन द सेम लाइन ऑफ लोकेशन ऑफ एक्शन हो, यानी जो इनका एक्शन ऑफ लाइन है वो सेम हो। अच्छा, बाय 3 फोर्सेस, अगर 3 फोर्सेस कर रही हैं, द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 2 फोर्सेस का जो अगर आपस में उनका जो सेम रिज़ल्ट है वो तीसरे के बराबर हो। अपोजिट इन डायरेक्शन में, एक जो है
अगर दो एक ही सिमत अमल करें तो तीसरा बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलिनियर हो। तो अगर if the resultant of two forces should be equal in magnitude, opposite in direction, linear to the third, then body will be equilibrium। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स अमल कर रही हो तो दो फोर्सेज जो है उनके मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीसरे के बराबर होने चाहिए और ये दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट जो है तीसरे के रिजल्टेंट इफेक्ट के साथ लीनियर हो। अच्छा, अगर बाई 4 और मोर फोर्सेज, अगर दो या दो से ज़्यादा हो तो इनका द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ फोर्सेज शुड बी ज़ीरो। तो अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्स हम कहते हैं इनका रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए। मोमेंट अराउंड एनी पॉइंट शुड बी ज़ीरो, इनका जो मोमेंट हो वो ज़ीरो, तमाम फोर्सेज का मोमेंट का रिजल्टेंट जो हो वो ज़ीरो हो। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। A necessary condition for a body to be in rotational equilibrium is that the sum of the torque with their proper sign about the point must be zero. The condition is known as the second condition for equilibrium. In short, clockwise moment equal to anti-clockwise moment, then body will be in rotational equilibrium. देखिए, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और इस टोटल रोटेशनल फोर्सेज जो होंगे इस पर टोटल टार्क तमाम डायरेक्शन पे विथ प्रॉपर साइन मस्ट बी ज़ीरो। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। टू बॉडी ऑफ डिफरेंट वेट sit opposite each other on a seesaw, both the same distance from the pivot, then the turning effect of force will be zero। इस चीज़ को समझने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, जब दो फोर्सेस इक्वल फोर्सेस हैं, पाइवट से उनका डिस्टेंस भी बराबर है, तो उनका टोटल टर्निंग इफेक्ट ज़ीरो होगा। वो कैसे? क्योंकि देखिए, F1 फोर्स, ये पहले का वेट और उसका पाइवट से डिस्टेंस और दूसरे का वेट और उसका पाइवट से डिस्टेंस, इन दोनों का यानी कि पहले का वेट और उसका डिस्टेंस का प्रोडक्ट, दूसरे का वेट और उसके डिस्टेंस का प्रोडक्ट आपस में बराबर होंगे। ये तो कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। यही चीज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहलाती है। When an object balance in equilibrium, the sum of the clockwise moment is equal to the sum of the anti-clockwise moment. Product of the force 1 and distance 1 from pivot will be equal to the product of force 2 and distance 2 from the pivot. In short, product of F1 and D1 must be equal to the product of F2 and D2. Two factors affect gravity. Number one, mass. The more the mass, greater the gravitational force. Number two, distance. The greater the distance, less the gravitational force. फैक्ट ये ग्रेविटी दो चीज़ों डिपेंड करता है। एक मास पे, जितना ज़्यादा मास होगा ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी, यानी फोर्स इतना ज़्यादा अप्लाई करेगा, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। पिछले एग्जांपल में यही है कि जब वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इक्वल मास होता है, तो ये आपके टोटल जो है ये क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाता है, यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम ज़ीरो हो जाता है। Moment calculation. Gina weighs 500 Newton and standing on one end of the seesaw. She is 0.5 meter from the pivot. What moment does she exert? The weight is 500 and distance from the pivot, that is force arm is equal to 0.5. So force into force arm will be equal to 500 into 0.5. The result will be 250 Newton meter. So moment will be 250 Newton meter. देखिए, जीना का है जिसका वेट है 500 न्यूटन और वो जो है पाइवट से 0.5 मीटर दूर खड़ी हुई है,
तो हम अगर इसका मोमेंट करेंगे तो मोमेंट होता है फोर्स इंटू फोर्स आर्म। तो फोर्स है 500 न्यूटन, फोर्स आर्म है 0.5, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 250 न्यूटन मीटर आ जाता है। नाउ द जीना फ्रेंड कम टू बैलेंस द सिस्टम। There is only this is possible only when the Gina weight, multiplication of Gina weight and her distance from the pivot equal to the Gina friend weight and her distance from the pivot. It is the only one condition when the left side moment will be equal to the right side moment. देखिए अब जीना की एक दोस्त आती है, वो चाहती है कि सिस्टम ये बैलेंस में हो जाए, यानी राइट साइड के मोमेंट और लेफ़्ट साइड के मोमेंट आपस में पार हो जाए। तो ये सोच हो सकता है कि ये जीना का और उसका जीना का डिस्टेंस जो पाइवट है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल हो जाए जीना के दोस्त का वेट और उसका जो पाइवट डिस्टेंस उसके बराबर, तभी ये हो सकता है। इन शॉर्ट ये द गर्ल्स ऑन द लेफ्ट साइड एग्जैक्ट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट which is equal to her weight into her distance from the pivot. The girls on the right side exert a clockwise moment which is equal to her weight into her distance from the pivot. दोनों साइड के डिस्टेंस, दोनों साइड के मोमेंट मस्ट भी दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों साइड के यानी हर हालत में बराबर होना चाहिए। बोथ मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मस्ट बी इक्वल, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। मोमेंट को समझने के लिए दफ़ा गौर करते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये पीछे इक्वेशन में मोमेंट दिया गया है। मोमेंट पावर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट या फोर्स इंटू फोर्स आर्म। देखिए मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट। अब मोमेंट का जो टोटल जो इफेक्ट होगा उसको फोर्स और पाइवट के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मोमेंट आ जाएगा। मोमेंट को हम न्यूटन सेंटीमीटर भी नापते हैं और न्यूटन मीटर में भी नापते हैं, क्योंकि ये फोर्स इंटू फोर्स आर्म होता है तो फोर्स होता है न्यूटन में और डिस्टेंस का यूनिट मीटर ले लें या सेंटीमीटर ले लें तो ये न्यूटन सेंटीमीटर या न्यूटन मीटर में होता है। देखिए पिछले एग्जाम्पल हमने ये सीखा कि शीशा को बैलेंस रखने के लिए, यानी शीशा के टर्निंग इफेक्ट को बैलेंस रखने के दोनों का फोर्स बराबर होना चाहिए, दोनों का पाइवट या फिल्क्रम से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। इन ऑर्डर टू बैलेंस द शीशा द वेट ऑफ ईच पर्सन हैज़ इक्वल व्हाट हैपन ऑन वन पर्सन मूव क्लोजर टू द फिल्क्रम और पाइवट। अगर एक आदमी थोड़ा ये फिल्क्रम या पाइवट के करीब आता है तो क्या होता है हम देखते हैं। When red boy come closer to the pivot, the sisa will tip down at the green side. The reason for this that the turning effect of the force is depend on the distance of the force from the pivot. This turning effect is called moment of force, often abbreviated to moment, and the distance is called moment or lever arm of the force. The moment of the force and its unit of Newton meter is calculated by multiplying the force in Newton by the moment arm in meter. देखिए जब रेड वाला बॉय करीब आ जाएगा पाइवट के तो उसका मोमेंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस डिस्टेंस कम हो गया। और मोमेंट क्या है? फोर्स इंटू ये फोर्स आर्म। जब डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। फोर्स मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स आर्म, तो फोर्स आर्म कम हो गया है। वो बच्चा रेड वाला बच्चा पाइवट से के करीब आ गया, तो ग्रीन वाले का मोमेंट तो वही कम है, वही है पहले वाला है, उसके मोमेंट में तो कमी नहीं आई है। उसका डिस्टेंस भी 2 मीटर है और उसका वेट पहले जितना है, तो ज़ाहिर है ग्रीन वाले का मोमेंट ज़्यादा होगा और एज़ कम्पेयर टू रेड वाले के, तो शीशा ग्रीन वाले की तरफ झुक जाएगा क्योंकि उस साइड मोमेंट ज़्यादा है। व्हेन डिस्टेंस इज कम टू मेंटेन द मोमेंट वी हैव टू इंक्रीज द वेट। लुक देयर, डिस्टेंस
in example distance is one distance is less than the other, then we have to increase the weight in less distance side to maintain the equal moment. अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल पे गौर करते हैं. देखिए, एक तरफ फोर्स आर्म है 12 मीटर और वेट है 20 न्यूटन. तो हम अगर 20 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मीटर से तो आ जाता है 240 न्यूटन मीटर. अच्छा, अब 240 मीटर है. दूसरी साइड जो है वो आ रहा है 8 मीटर. फोर्स हमें मालूम नहीं है तो उसका मोमेंट हो जाएगा 8F. तो 8F इक्वल टू 240. तो F को मालूम करने के लिए 240 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो 30 आएगा. तो वो मोमेंट दोनों साइड बराबर रखने के लिए 8 मीटर की तरफ जो फोर्स होगा वो 30 न्यूटन होगा. वेट ज़्यादा होगा, उसका डिस्टेंस कम हुआ है तो वेट ज़्यादा होगा. If there are two or more than two forces are acting on other side, then the total moment of clockwise moment must be equal to the total anti-clockwise moment. Let us consider the two forces F1, F2 in one side and other side F3, F4. Then moment will be equal to F1 into D1, F1 into D1 plus F2 into D2 must be equal to F3 into D3 plus F4 into D4. तो F1 और F2 का जो मोमेंट है वो बराबर होगा F3 और F4 को जो मोमेंट है. देखिए, कंडीशन इक्विलिब्रियम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. एक तो टोटल उस पर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो. दूसरा जो टर्निंग इफेक्ट है वो भी ज़ीरो हो. इन ऑर्डर फॉर अ रिजिड बॉडी टू कंसिडर टू बी इन इक्विलिब्रियम देयर मस्ट बी नो चेंज इन आइदर द लीनियर और एंगुलर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए और एंगुलर मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए. देयरफॉर समेशन ऑफ all external force will be equal to 0 and total torque in due to external force will be 0. True equilibrium means no linear or angular moment acceleration. देखिए, असल इक्विलिब्रियम वही है जब कोई लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन ना लीनियर एक्सेलरेशन हो ना एंगुलर एक्सेलरेशन हो. स्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन नो लीनियर और angular acceleration or motion at all. In what way does a tight rope walker's pole increase stability? Carrying a pole help the walker increase their rotational inertia, which aid in maintaining stability while walking over the narrow rope. The pole also add to more weight below the center of gravity of the walker, which is the another bonus for maintaining the balance. देखिए, पोल की मदद से जो है वो रोटेशनल इनर्शिया को बढ़ाता है और तार को वो रस्सी को रोटेट होने से बचाता है. और पोल जो है ना उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बिल्कुल नीचे की तरफ रखता है और वायर पे दोनों साइड तवाज़ुन में रखता है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ उस पर चल सकता है. तो पोल के मदद से दो काम होता है. एक तो वो रोटेशनल इनर्शिया बढ़ जाती है वायर का, और दूसरा ये होता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल नीचे की तरफ होता है और इसके साथ साथ जो है दोनों साइड जो है रोटेशन मोमेंट जो है दोनों साइड बराबर होता है. इससे वो आसानी के साथ वॉक कर सकता है.